वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। आज हम लोग बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर कर रहे थे। आज की वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक हमारा डाइपोल मोमेंट पे था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। So without wasting any time, let's start the video and make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like my effort and subscribe to the channel if you haven't subscribed it yet. And let's start. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं about bond angle. तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल होगा। क्लियरली नाम से ही पता चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ए ले लिया है जो कि बॉन्ड बना रहा है बी के साथ। तो ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं इनके बीच के एंगल को ही हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। ठीक है, यही होता है बॉन्ड एंगल। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड एंगल फाइंड कैसे करेंगे। देखो, एक तरीका तो बहुत आसान है कि हम हाइब्रिडाइजेशन देखकर बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। अगर उसमें लोन पेयर वगैरह नहीं है, ठीक है, सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, है ना, सारे अगर उसमें बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर नहीं है, तब तो हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखकर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन से हम कैसे बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है, sp अगर है तो sp में कैसी ज्योमेट्री होती है? लीनियर ऑफ कोर्स, है ना। sp में कैसी ज्योमेट्री होगी? लीनियर होगी। z की वैल्यू टू लीनियर। लीनियर में, लीनियर का मतलब देखो क्या हो गया? ये हो गया। लीनियर मतलब ये हो गया। अब इनके बीच का एंगल कितना है भाई? यही तो बॉन्ड एंगल है। थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया है कि sp है ना, तो उसका शेप होगा या आप बोल लीजिए ज्योमेट्री होगा लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई भी लोन पेयर ना हो। ठीक है, अगला हाइब्रिडाइजेशन लेट्स से अगर sp2 है, ठीक है, तो sp2 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल है तो ट्राइगोनल कैसा होता है? ये होता है ट्राइगोनल, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया है? 120 डिग्रीज। तो थीटा कितना हो गया है? 120 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन देखकर हम निकाल सकते हैं। sp3 का ले लीजिए, एक्सक्यूज मी, sp3 का देख लो। sp3 अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ? टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ? टेट्राहेड्रल का मतलब ये हुआ, ये बी है, मान लीजिए ये बी है, ये भी है, ये भी है। टेट्राहेड्रल यही तो होता है। तो इन सब के बीच का एंगल कितना होता है? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता है तो मुझे बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा। अब जैसे sp3 के बाद sp3d अगर आ जाएगा, उस केस में आपका ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो उस केस में दो बॉन्ड एंगल्स होंगे। फिर डिपेंड करेगा कि आप कौन से दो बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं sp3d वाला बता दे रही हूँ। लेट्स से sp3d अगर है तो उस केस में ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। उस केस में क्या होगा? ये है ए, एक ट्राइगोनल होगा और ऊपर बाय पिरामिड्स होंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा?
अब अगर इनके बीच का एंगल पूछेगा तो आप बताएंगे 120 डिग्री, इनके बीच के एंगल पूछेगा तो आप बताएगा 180 डिग्री, अगर इनके बीच का एंगल पूछेगा तो आप बताएंगे 90 डिग्री। तो इसमें तो बड़े सारे बॉन्ड एंगल्स बन गए, डिपेंड करता है कि वो कौन सा बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, ये वाला एंगल इस प्लेनर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, इस वाले बाय पिरामिडल में और नीचे वाले पिरामिडल में दोनों में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो बॉन्ड एंगल क्लियरली डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड पूछा जा रहा है। तो ये हो गया है हमारा पहला तरीका। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने इन सब का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। sp का एग्जांपल जैसे हमने ले लिया है BeCl2, ठीक है, BeCl2 में बेरिलियम है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है, यानी कि अब 4 में देखो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने क्लोरीन को दे दिए हैं बॉन्डिंग करने के लिए, यानी कि कोई लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, यानी कि Z की वैल्यू कितनी आ गई है 2। 2 बॉन्ड पेयर्स, एक ये वाला क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है, एक ये वाला, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, वो 2 हो गया। 2 मतलब कि sp, और sp का मतलब थीटा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, ऐसे हमने एक और ना एग्जाम्पल ले लिया है BF3। ठीक है, अब इस केस में जो Z की वैल्यू कितनी आएगी, बेरिलियम यानी बोरॉन यानी कि एटॉमिक नंबर 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों उसने दे दिया है फ्लोरीन को बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3। तो Z की वैल्यू आ गई है 3 यानी कि sp2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। ठीक है, और sp3 का एग्जाम्पल जैसे CCl4 हो गया, CH4 हो गया, है ना, इन सब में Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थीटा की वैल्यू आ गई है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन देखकर आप बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि सारे एटम्स जो हैं वो उनमें से कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सारे बॉन्ड पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका। आगे अब हम कंपेरेटिव तरीके देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ऑल राइट, तो अब हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसे निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, तो हमने उस अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल निकाल लिया। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको 4-5 कंपाउंड्स दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा किसका कम होगा, और सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, उस केस में आप कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो दूसरा हमारा केस हो गया कि जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो देखो इसके 2 कंडीशंस बन सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और जो सेंट्रल एटम है वो भी सेम है, सेंट्रल एटम इज ऑल्सो सेम, सेंट्रल एटम भी सेम है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और सेंट्रल एटम भी सेम है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये बन सकता है कि सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट सेंट्रल एटम डिफरेंट है। देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो उस केस में आपको यही लॉजिक लगाना है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम अगर हो गया है तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होगा। अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होगा, हो सकता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स में डिफरेंस हो। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो हम लोन पेयर्स चेक करते हैं, जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा होगा, जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी, फिलहाल हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तब मैं इसका रीज़न बताऊंगी आप लोगों को। तो लोन पेयर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होने लगेगा। अब अगर मान लीजिए कि कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसमें सेंट्रल एटम ही सेम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है NH4 प्लस NH3 और हमने ले लिया है NH2 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालें तो इसमें देखो चार्ज आ गया है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाले से तो निकालना मुश्किल होगा, तो हम हाफ वाला जो फॉर्मूला था उससे निकालेंगे कि हाफ, फिर लिखते हैं हम सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम कितना है नाइट्रोजन का 5
प्लस मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं 4, और उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम माइनस कर देते हैं तो -1। ऐसे ही यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है, Z की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो गया है हाफ n वैलेंस शेल नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम 3, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए बस खत्म हो गया। यहाँ पर अगर Z की वैल्यू निकालें तो हाफ नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 2 हो गए हैं आपके मोनोवेलेंट एटम्स, और एक नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए अब ज़रा यहाँ पर निकालते हैं कि Z की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ कितनी आएगी देखो 5 + 4 9 -1 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 4। Z की वैल्यू कितनी आ गई है 4। यहाँ देखो Z की वैल्यू कितनी आएगी 5 + 3 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 4। यहाँ पर भी देखो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। 5 + 2 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। यानी कि सब के सब कैसे हैं, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, देखो डिफरेंस आ रहा है लोन पेयर्स में, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आ रहे हैं लोन पेयर्स में। देखो लोन पेयर्स में कैसे डिफरेंस आ रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं 4 है ना, तो बॉन्ड पेयर्स भी कितने होंगे 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे। अरे 4 हाइड्रोजन कम से कम एक बॉन्ड तो बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, एक, तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर्स हो गए 4। चारों इलेक्ट्रॉन्स 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने यूज़ कर लिए बॉन्ड पेयर बनाने में। ये जो प्लस चार्ज है ये इसकी वजह से है कि जो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो कोई ले गया, इसलिए प्लस चार्ज, यानी कि नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है ये मॉलिक्यूल बनाने के बाद। यानी कि यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं 0, लोन पेयर यहाँ कितने हैं 0। यहाँ पे चेक करिए ज़रा लोन पेयर्स कितने होंगे। नाइट्रोजन हमें पता है NH3 के पास एक लोन पेयर होते हैं, यहाँ लोन पेयर कितने हो गए 1, ठीक है। लोन पेयर्स यहाँ कितने हो गए हैं 1। क्लियरली समझ में भी आ रहा है भाई, 5 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3 चले गए हैं बॉन्ड पेयर में, तो बचे कितने 2 यानी कि एक पेयर लोन पेयर। यहाँ देखिए यहाँ पर लोन पेयर कितने आएंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर 2 आ जाएंगे। 2 लोन पेयर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से उसने 2 दे दिए हैं बॉन्ड पेयर्स बनाने के लिए, बचे कितने 3, ठीक है 3, और उसमें से एक ये माइनस चार्ज मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको मिला हुआ है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पर आ गया है 2। तो अगर यहाँ पर लोन पेयर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, ठीक है। आइए जब अब अगला एग्जांपल देते हैं जिसमें कि सेंट्रल एटम हमारा डिफरेंट होगा। बहुत आसान सा सवाल है, जैसे कि NH3 हो गया और H2O हो गया है, ठीक है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अभी देखो NH3 का हमने निकाल लिया है, कितना आता है sp3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वाटर भी हमें पता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है। यहाँ पे सेंट्रल एटम डिफरेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। अब हमें पता है, देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इसका बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन इतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास है एक लोन पेयर और इसके पास है 2 लोन पेयर। वाटर के पास कितने लोन पेयर्स हैं 2 लोन पेयर्स। आइए इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं, ये रहा अमोनिया, ठीक है, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, विद 1 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर ये रहा वाटर, ठीक है, विद 2 लोन पेयर, ठीक है।
अब ये भी टेट्राहेड्रल ही है, ये भी टेट्राहेड्रल है, इसकी कहानी हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी बट ये लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड हो गई है, बिगड़ गई है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बॉन्ड एंगल देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है 107 डिग्रीज और यहाँ बॉन्ड एंगल आता है अप्रॉक्सीमेटली 105 डिग्रीज या 104 पॉइंट समथिंग कुछ, तो 105 डिग्रीज हम मान सकते हैं, 105 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे लोन पेयर कितना है, एक, तो बॉन्ड एंगल कितना है 107, यहाँ पे कितने हैं, 2, देखो बॉन्ड एंगल घट गया, लोन पेयर बढ़ा, बॉन्ड एंगल घट गया, यानी कि दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर कम है। अब सवाल ये है कि लोन पेयर के आने से होता क्या है। लोन पेयर, देखिए लोन पेयर ना रिपल्शन क्रिएट करता है। इसका ढक्कन कहाँ गया, लोन पेयर देखिए क्या होता है कि लोन पेयर जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, रिपल्शन क्रिएट करता है। यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं ये आपस में इतना ज़्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं कि एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, दूर स्प्लिट होना चाहते हैं। जब ये दूर जाएगा तो ये दोनों आपस में अपने आप छोटे हो गए, बेंड हो गए, ऐसे थे बेंड हो गए, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर घट गया, 109 डिग्री होना चाहिए था, घट गया। वही यहाँ पर एक लोन पेयर है, 109 डिग्रीज होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर की वजह से लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन करता है, इसकी वजह से लोन पेयर एक आते ही यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो अंदर की तरफ बेंड हो गए, इससे दूर भाग रहे हैं। ये बॉन्ड एंगल, भाई यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये जो बॉन्ड पेयर है ये इस लोन पेयर से दूर भाग रहा है ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और रिपल्शन कम से कम रहे। तो इसी रिपल्शन को कम करने के लिए जो बॉन्ड्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं इन अ पर्टिकुलर एंगल, जिसकी वजह से रिपल्शन लीस्ट रहे। बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा, बहुत और कम हो जाएगा अगर बॉन्ड एंगल, तो उस केस में इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होने लग जाएगा। भाई ये भी तो बॉन्ड पेयर्स हैं, इनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे भी रिपल्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लोन पेयर्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो रिपल्शन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल्स चेंज होने लगते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए हैं आपके उस केस के जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा लेकिन लोन पेयर्स में डिफरेंस आ जाए। अब ये देखते हैं, अब अगला पार्ट हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है, उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा और किसका कम होगा। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। Alright, so now let's start with Drago's rule. Drago's rule. Okay. अब देखो ड्रैगोज रूल से पहले समझते हैं कि ये जो ड्रैगोज रूल है इसकी उत्पत्ति हुई क्यों, ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही थी और किस चीज़ को ड्रैगोज रूल एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद हम ड्रैगोज रूल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने आपको किसका बताया था, उसमें NH3 वाला है ना, NH3 हमने बताया था कि इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर आता है PH3, उसके बाद आता है आपका ASH3, उसके बाद आता है आपका SbH3, ठीक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ओके, तो अब हम जब इसका बॉन्ड एंगल निकालते हैं तो हमने ये देखा कि 107 डिग्रीज अमोनिया का होता है, ये तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि इसमें बॉन्ड एंगल 93 डिग्रीज होता है, इसमें बॉन्ड एंगल 92 डिग्रीज होता है और इसमें बॉन्ड एंगल 91 डिग्रीज है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है ये देखिए कितना ज़्यादा है और यहाँ जो डिफरेंस है ये डिफरेंस काफ़ी कम है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 एंड PH3 इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। वहीं डिफरेंस बिटवीन PH3, ASH3 एंड SbH3 इज वेरी लेस, डिफरेंस इतना कम। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। तो इस चीज को एक्सप्लेन करता है ड्रैगोज रूल। तो
तो अब ज़रा अब देखो, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि ड्रैगोस रूल क्या होता है। सबसे पहले तो हम ज़रा तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालें। अगर हम तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना चाहिए। ठीक है, सबके आउटर मोस्ट शेल में निकाल लेते हैं। देखो z की वैल्यू अगर हम निकालें तो सबका मैं एक साथ निकाल रही हूँ, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम देखो, सारे ग्रुप 15 के एटम दिख रहे हैं आपको, सारे ग्रुप 15 है ना, सब क्या है, सबके सब ग्रुप 15 है। अब ग्रुप 15 है तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने हैं, 5 है, और सारे कितने मोनोवैलेंट एटम है, 3 सबके पास 3 है, और कोई चार्ज नहीं है। तो ये बात खत्म हो गई। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, z की 4, यानी कि ये सब कैसे होनी चाहिए, sp3 होता है। कैसे हैं ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सबके सब। ठीक है, सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ड्रैगोस रूल ये कहता है कि यहाँ पर जो NH3 है ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर ये जो बाकी हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है ड्रैगोस रूल के हिसाब से। क्यों नहीं है, कैसे हैं, ज़रा देखते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये बताइए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, तो 109 डिग्रीज होना चाहिए। हमने ये बताया था आपको कि लोन पेयर आ जाता है तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो है सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं सबके सब, तो सबकी ज्योमेट्री कितनी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। तो भाई इसमें 109 डिग्री आइडियली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 107 डिग्री। चलो माना एक लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल सिकुड़ गए, है ना, तो 107, लेकिन यहाँ पर 93, 92, 91 इतना डिफरेंस, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो कम से कम 103, 104 के आसपास तो होता, वाटर में भी 104 है, दो लोन पेयर्स होने के बाद भी, वाटर में 2 लोन पेयर्स होने के बाद भी डिग्री कितनी आ रही है, 104, 105। यहाँ पर एक लोन पेयर है लेकिन उसके बाद भी डिग्रीज कितनी आ रही, एंगल कितना आ रहा है, 93 डिग्रीज, 23 डिग्री और 91 डिग्री। तो कुछ तो गड़बड़ है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कौन, ड्रैगोस रूल। अब देखते हैं ज़रा, देखो यहाँ पर मैं अमोनिया NH3 का हाइब्रिडाइजेशन बना रही, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं PH3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रही हूँ। पता नहीं मैंने ये वाला बोर्ड का ये वाला पार्ट क्यों छोड़ रखा है, दोनों समझ में नहीं आ रहा, बट चलो ठीक है, काम ही आएगा। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ पे NH3 बना रहे हैं, यहाँ PH3, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अच्छा NH3 में अमोनिया, नाइट्रोजन यानी कि कितने एटॉमिक नंबर कितना हो गया है, 7 यानी कि 2,5। 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रा ड्रॉ करते हैं। 7 यानी कि 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, ये कितना है 15 है ना, फॉस्फोरस यानी कि 15 यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 5 और 3s2 सॉरी 3p3। ठीक है, हो गए 15। अच्छा, अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इसके ये वाले होंगे 2s 2p वाले, और इसमें 3s 3p वाले। सर इसको ड्रॉ करते हैं, ये रहा है हमारा 2s और ये रहा हमारा 2p। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा 3s और ये है हमारा 3p, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये वाला हमारा लोन पेयर में चला जा रहा है ना, ये वाला हमारा लोन पेयर में चला जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 हो रही है और ये वाला हमारा लोन पेयर है। यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो रहा है, sp3 होना चाहिए और यहाँ पर s वाला जो है 3s वाला जो है वो लोन पेयर में जाना चाहिए। अब देखो जाना चाहिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा ड्रैगोस रूल के हिसाब से नहीं होता। ड्रैगोस रूल के हिसाब से देखो, अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो यहाँ पर 107 डिग्रीज बॉन्ड एंगल आ रहा है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 93 डिग्रीज आ रहा है। 93 इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 90 डिग्रीज। अगर हम इन p ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये px है, ये py है, ये pz है ना। अगर हम आइडियली अगर हम देखें तो px, py और pz में बॉन्ड एंगल उनके ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल, बॉन्ड एंगल की बात अगर हम ना भी करें तो उनके ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एंगल कितना आ रहा है भाई, हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि PH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है।
अगर pH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 93 आ रहा है, और अगर हम सिंगल सिंगल इनके ऑर्बिटल्स का बॉन्ड एंगल देखें तो वो 90 होता है, तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है क्या? इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ 3 डिग्री का अंतर है। अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिग्रीज का अंतर है, यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए हैं और क्या बना लिया है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 107 डिग्रीज। इन हाइब्रिड, भाई हाइड्रोजन यहाँ 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 इन्हीं में तो जाएगा, तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एंगल कितना आ रहा है? 107 डिग्रीज। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं भी माने तो 93 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑलमोस्ट सिमिलर टू 90 डिग्री। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, और ये जो px और py और pz है ये एज इट इज़ हैं, और इन्हीं में आ गया है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इन्हीं में तीन हाइड्रोजन आने हैं, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, और जो लोन पेयर है वो कंप्लीटली किसका है? s ऑर्बिटल का है। क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आई? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 107, और pH3 का बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 93। हमारे हिसाब से दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम इनके डिटेल में जाएं तो डिटेल में अगर हम जाएं तो हम ये देख रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद 107 डिग्रीज आ रहा है। इसमें हमने मान लिया कि यहाँ चारों ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा sp3, तो sp3 चार ऑर्बिटल्स बने होंगे, जिसमें से एक होगा आपका लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, और एक एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होंगे, इनमें एक एक में हाइड्रोजन चला गया। लेकिन अगर हम pH3 की अगर बात करें तो pH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन अगर हम ना भी कराते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 93। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 93 डिग्रीज। अगर हम बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी कराते तो बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो लगभग अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, एज इट इज हैं, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है तो इन तीनों के बीच में ये तीन ऑर्बिटल्स पी के तीनों ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अगर 93 हो रहा है और अनहाइब्रिडाइज अगर 90 है तो दोनों में अंतर क्या है? हम ये मान सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। उस केस में क्या हुआ कि जो आपका NH3 है इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ पर है? sp3 ऑर्बिटल में है ना। और हम ये मान सकते हैं कि जो pH3 है उसमें जो लोन पेयर है वो कंप्लीटली s ऑर्बिटल में है। बोलो भाई, कंप्लीटली किस में है? s ऑर्बिटल में, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही ना के बराबर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज ही नहीं आया। हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले एंगल 90 डिग्री था, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी एंगल 93 डिग्री हुआ, बहुत माइन्यूट सा चेंज है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं होगा, p ऑर्बिटल्स ऐसे ही हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 93 डिग्रीज, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो उस केस में जो हमारा लोन पेयर है वो कहाँ पर है? लोन पेयर हमारा कहाँ है? लोन पेयर हमारा कहाँ है? s ऑर्बिटल में, ठीक है, s ऑर्बिटल में। अच्छा, अब हमें पता है कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, s कैरेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, ये बात हमें पता है। s कैरेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर मैं अमोनिया बनाऊं तो अमोनिया का जो बॉन्ड लोन पेयर है वो कहाँ है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड में है। और अगर मैं pH3 बनाऊं तो pH3 का बॉन्ड एंगल कहाँ है? बॉन्ड एंगल 3 का लोन पेयर कहाँ है? s ऑर्बिटल में है। तो दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ये वाला।
दोनों में से कौन सा लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये वाला। और हमें पता है कि लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, बॉन्ड एंगल लोन पेयर जितना ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल उतना छोटा होता जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर्स, ये बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल से वो क्या हो गए, सिकुड़ गए और कहाँ पहुँच गए हैं, 93 डिग्रीज पे पहुँच गए हैं। और यहाँ जो NH3 है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना पहुँच गया है, 107 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन कम हो रहा है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यहाँ पर जो ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल का है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा यानी कि रिपल्शन ज़्यादा, तो ये बेंड हो गए अपने आप को रिपल्शन अपना कम करने के लिए और 93 डिग्रीज पे आकर रुक गए। ऐसा इसलिए होता है, ये सारी कहानी हुई क्यों, क्योंकि ये है s ऑर्बिटल का और इसको मानना है हमने sp3, माना क्या है ही sp3, और इसको मानना है हमने s ऑर्बिटल। क्या माना है हमने इसको, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि pH3 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन में और अनहाइब्रिडाइजेशन में, चाहे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लें चाहे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लें, उनके एंगल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से px, py, pz एज इट इज़ हैं, और ये जो लोन पेयर है वो s वाले ऑर्बिटल में है। s वाले ऑर्बिटल का जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के जस्ट पास में ही होता है, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास में ही होगा, वो तो कहीं दूर नहीं जा सकता, तो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। तो ये बात होगी। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है इसी को हम बोलते हैं ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल ये कहता है कि भाई ऐसा है कि अमोनिया और pH3 में अगर हम देखें तो pH3 का एंगल कितना है, 90 के आसपास है, बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है। क्योंकि ये 90 के आसपास है, हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। हाइब्रिडाइजेशन ना होने के कारण जो हमारा लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 से बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में नहीं है। और s ऑर्बिटल, s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो गया। दिस इज़ ड्रैगोज रूल। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो आपका NH3 होता है, इट इज़ अ गुड बेस है। क्यों बेस अच्छा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर अमोनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोन पेयर इज लेस, हेंस इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाते हैं वही अच्छे बेस कहलाते हैं। यही रीज़न है कि अमोनिया एक अच्छा बेस है, क्योंकि उसके पास जो लोन पेयर है वो कैसा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन कंपैरिजन टू pH3। अगर हम pH3 की बात करें तो वो इतना अच्छा बेस नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो लोन पेयर्स को अपने पास रखेगा, दूसरों को नहीं देगा, और जब दे नहीं पाएगा तो बेसिसिटी उसकी कम हो जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये जो ड्रैगोज रूल हमने यहाँ अप्लाई किया है, इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको लिख लीजिए। तो ड्रैगोज रूल की कंडीशन हम लिखते हैं। ड्रैगोज रूल की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहली चीज़ ड्रैगोज रूल अप्लाई होता है 14th, 15th एंड 16th ग्रुप के लिए, ठीक है। इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट मेंबर, जो पहला मेंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने जो अमोनिया, अभी जो एग्जांपल पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें देखो अमोनिया पे ड्रैगोज रूल अप्लाई नहीं हुआ। ड्रैगोज रूल किस पे अप्लाई हुआ था, pH3। ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन 90 के आसपास है तो हम ये मान सकते हैं कि ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड है ही नहीं,
ठीक है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है ही नहीं। लेकिन अमोनिया में क्या हम लोग ऐसे मान सकते हैं? नहीं। तो ड्रैगोज रूल नाइट्रोजन में अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये उस ग्रुप का 15th ग्रुप का पहला मेंबर है, इसलिए ड्रैगोज रूल अप्लाई हुआ किसमें? pH3 में, जिसके हिसाब से ये होता है कि जो ऑर्बिटल है अगर उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है या 90 डिग्री के आसपास है तो उस केस में हम उसको अनहाइब्रिडाइज मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज मान लिया, और ये रीज़न भी एक हो सकता है इस चीज़ का कि वाई अमोनिया इज मोर बेसिक। अगर आप ड्रैगोज रूल से अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर तो हो, बिना लोन पेयर की कहानी ही नहीं होगी। यहाँ पर सारी कहानी किसकी थी? लोन पेयर की। इसका लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज था, इसका लोन पेयर 3s वाला था, यानी कि s ऑर्बिटल वाला था। सारी कहानी लोन पेयर की थी। तो एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, है ना। एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। ये दो हो गए आपके मेन कंडीशंस ड्रैगोज रूल अप्लाई करने की, ठीक है, ड्रैगोज रूल अप्लाई करने की। आई होप दिस इज क्लियर। अब जरा वाटर वाला जो दूसरा वाला हमने लिया था उसको भी ले लेते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। चलो, ऑल राइट। जो दूसरा वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वो कौन सा था? वाटर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किससे? H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। उसके बाद फिर H2SE H2TE, ठीक है। अब ज़रा इनमें देखें तो इनमें देखिए बॉन्ड एंगल वाटर का कितना होता है? 105 डिग्रीज। इसका कितना होता है? 93 डिग्रीज। इसका होता है 92 डिग्रीज और इसका होता है 91 डिग्री। सेम वही कहानी है कि ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है सारे के सारे, ये पहला मेंबर है तो इस पे ड्रैगोज रूल अप्लाई नहीं हुआ। ड्रैगोज रूल किस पे अप्लाई हो रहा है? इन पे। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन और ऐड कर लीजिएगा कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल शुड बी अराउंड 90 डिग्रीज। बिना इसके तो होगा ही नहीं, 90 डिग्रीज के आसपास होना चाहिए बॉन्ड एंगल, तभी ड्रैगोज रूल अप्लाई होगा। तो इनमें 90 डिग्रीज के आसपास है, इसलिए इन तीनों में ड्रैगोज रूल अप्लाई होगा, जो कि ये कहता है कि हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को हम अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मान सकते हैं अगर बॉन्ड एंगल 90 के आसपास आ रहा है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर हुई। तो देखो यहाँ पर वाटर को अगर हम बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन और मैं यहाँ पर H2S को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो H2O में वाटर ना, वाटर का एटॉमिक नंबर 8 यानी कि 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और सल्फर यानी कि 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। अब अगर इनके ऑर्बिटल्स बनाए आउटर मोस्ट शेल के तो देखो ये हो जाएगा 2s और ये हो गया है 2p, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये हो गया है 3s जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हो गया है 3p जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3p4 है, ये 2p है 4 और ये है 2s, ठीक है 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ रहा होगा क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल कितना बन के आ रहा है? 105। इस पर ड्रैगोज रूल अप्लाई नहीं होगा, इसमें कायदे से हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये। तो यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं वो कौन? भाई कितने लोन पेयर होते हैं? वाटर के पास 2 होते हैं, ये दोनों लोन पेयर्स हैं। ये दोनों लोन पेयर्स कौन से ऑर्बिटल में है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के हैं ये दोनों लोन पेयर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है, 93 है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ रहा होगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो लोन पेयर, एक लोन पेयर हमारा s ऑर्बिटल का है और एक लोन पेयर हमारा p ऑर्बिटल का है, कंप्लीट p, कोई हाइब्रिडाइजेशन sp2 3 4 कुछ नहीं, सिर्फ p। एक लोन पेयर हमारा s ऑर्बिटल का है, एक लोन पेयर हमारा p ऑर्बिटल का है, और बाकी जो हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर है? एक px में मान लो, एक py में मान लो, जैसा भी आपको मानना है। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है क्योंकि यहाँ पर वाटर का लोन पेयर
वाटर के दोनों लोन पेयर कहाँ पर है? इन केस ऑफ वाटर के दोनों लोन पेयर्स कहाँ पर है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। और अगर हम बात करें H2S की तो उसके दोनों लोन पेयर कहाँ हैं? एक है आपका s ऑर्बिटल में और एक है आपका p ऑर्बिटल में। एक s ऑर्बिटल में है, एक p ऑर्बिटल में है। यहाँ पर देखो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो वाटर के जो H2O के जो लोन पेयर्स हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि इसमें s कैरेक्टर कम है, इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है। देखो इसके लोन पेयर में s कैरेक्टर ज़्यादा है ना, कंप्लीटली s ऑर्बिटल है। इसका वाटर के लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वही सेम कहानी है। यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, सल्फर है, हाइड्रोजन। अब इनके अगर हम लोन पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर इनके लोन पेयर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से ये कम रिपल्शन फेस करेंगे। रिपल्शन कम तो ये बॉन्ड एंगल कम बेंड होगा। यहाँ पर H2S में S के जो लोन पेयर्स हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे और बॉन्ड एंगल ज़्यादा बेंड हो जाएगा। कितना बेंड हो गया? 93। इतना ज़्यादा बेंड हो गया, इतना ज़्यादा रिपल्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर 107 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से वही रीज़न कि यही रीज़न है कि H2O इज़ बेटर बेस। अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो H2O इज़ बेटर बेस बिकॉज इट्स लोन पेयर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसका लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड हेंस इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन एकदम मज़े से डोनेट कर देगा वाटर इन कंपैरिजन टू H2S। ये नहीं करेगा क्योंकि इसके लोन पेयर्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा ड्रैगोस रूल कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, प्लीज़ राइट दिस डाउन। ऑल राइट, सो यहाँ पर वीडियो वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ हमारा बॉन्ड एंगल टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा विच इज़ ड्रैगोस रूल। एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइनली कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।